चलिए बेटा, नेक्स्ट इज ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, और सही कहूं तो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड्स के सारे फॉर्मूले, उनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ही बेटा ये सॉलिड स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है। सॉरी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, ग्रेविटेशनल फील्ड। एंड द रीज़न इज़ कि जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं या फिर नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, वो सारे के सारे स्फेरिकल हैं। चाहे अर्थ हो, मार्स हो, चाहे बेटा और कोई प्लैनेट हो, चाहे बेटा स्टार्स हो, मोस्टली बेटा सारे सारे स्फेरिकल हैं। इवन जो हमारा नेचुरल सैटेलाइट है, मून है बेटा, वो भी स्फेरिकल है और सारे सारे सॉलिड स्फीयर हैं। तो उनके कारण कोई भी इफेक्ट अगर हमें देखने होते हैं तो बेटा उन्हें हम सॉलिड स्फीयर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। और उनके कारण अगर ग्रेविटेशनल फील्ड निकालनी हो तो ऑफ कोर्स बेटा हम इसी फॉर्मूले से निकालेंगे। तो ऐसा मान के चलिए कि हमारे सारे के सारे ग्रेविटेशनल फील्ड्स में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है बेटा, दैट इज ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। फिर ना बेटा आपके पास इस तरह से एक सॉलिड स्फीयर, इसका रेडियस r बेटा, मास है m, और ये सारा का सारा मास पूरे के पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। बेटा वॉल्यूम में है, सरफेस पे नहीं बेटा, सारा सारा वॉल्यूम में। जब वॉल्यूम में होता है तो आप बड़े आराम से रो डिफाइन कर सकते हो, दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम। बेटा वॉल्यूम इज 4/3 पाई r क्यूब। ये बेटा रो। हमें अंदर वाले और बाहर वाले दोनों पॉइंट्स पर ग्रेविटेशनल फील्ड लिखनी है, और मोस्ट प्रोबेबली थोड़ा हमें याद ही करनी है कौन सा हमें डिराइव करना है। डिराइव तो बेटा हम लोग पहले से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कर चुके हैं। यहां से r डिस्टेंस दूर बाहर वाले पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड आएगी अंदर की तरफ, आउटसाइड पॉइंट पर, एंड इट्स फॉर्मूला इज वेरी सिंपल बेटा, दैट इज gm/r²। अंदर की तरफ है टुवर्ड सेंटर, एंड gm/r², पर ऑफ कोर्स r इज बड़ा डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। बस याद रखो कि इसकी डायरेक्शन बड़ा ऐसे रेडियली इनवर्ड्स है। इसी तरह से किसी भी अंदर वाले पॉइंट पर r डिस्टेंस बड़ा, ये अंदर वाले पॉइंट पर अगर ग्रेविटेशनल फील्ड निकालोगे तो दिस ग्रेविटेशनल फील्ड विल बी, बेटा मैं सीधा फॉर्मूला लिख रहा हूं, दैट इज gm सेंटर से डिस्टेंस अपॉन r⁻³ ये फॉर्मूले हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिराइव कर रखे थे। बेटा वहाँ पर अपन ने याद कर रखा था kq स्मॉल r अपॉन r⁻³ बेटा मैंने यहाँ पर लिख दिया gm स्मॉल r r⁻³। बस बेटा इतना सा फर्क जरूर है कि बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा अगर चार्ज पॉजिटिव होता तो बाहर की तरफ होती, बेटा यहाँ पर मास भले ही पॉजिटिव है लेकिन बेटा इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशन फील्ड ऐसे रेडियली इनवर्ड्स है। तो हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि अंदर वाले पॉइंट पे और बाहर वाले पॉइंट पर आपकी जो ग्रेविटेशनल फील्ड्स होंगी दे विल बी लाइक दिस। इसमें एक बात और बेटा, अगर कोई मुझसे वेक्टर फॉर्म में पूछ ले कि अंदर वाले पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगी, तो बोलूँगा बेटा मैग्नीट्यूड तो मेरे पास है gm स्मॉल r अपॉन r⁻³ और डायरेक्शन है r वेक्टर के अपोजिट, इस तरफ डायरेक्शन बताने वाले वेक्टर को हम बोल सकते हैं यूनिट वेक्टर, और उससे बेटा हम -r लिख सकते हैं। r इंटू r बेटा आपका r वेक्टर हो गया, और हमारे पास फॉर्मूला आ गया gm r वेक्टर अपॉन r⁻³ विथ ए माइनस साइन। फेयर एनफ। इसी तरह से अगर मैं कहूँ बेटा मुझे बाहर वाले पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड चाहिए लेकिन वेक्टर फॉर्म में, तो आप बोलोगे सर सारी कहानी वही है, मैग्नीट्यूड तो आ गया gm/r², डायरेक्शन जो है वो r वेक्टर की तरफ नहीं बेटा r वेक्टर के अपोजिट है, तो आप कह सकते हो कि दैट इज बेसिकली -r। अगेन बेटा r कैन रिटन एज r वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r, तो मेरे पास आंसर आएगा -gm r वेक्टर अपॉन बेटा क्या, ओ सॉरी r⁻³। अगर आपको बेटा इस तरह से वेक्टर फॉर्म में चाहिए तो बेटा आपके पास फॉर्मूले ये अच्छे फॉर्मूले बेटा, कोई बहुत ऐसे बड़ा टास्क तो ये है नहीं है ना, बिल्कुल आराम से बनने वाले फॉर्मूले और याद रहने चाहिए। इस तरह के बेटा फॉर्मूले हम लोगों ने पहले से भी याद कर रखे थे, और तब बेटा हमने ग्रेविटेशनल फील्ड के नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड के याद किए थे, लेकिन फॉर्मूले बेटा मोर और लेस यही है। अगर मैं आपसे ग्रेविटेशनल फील्ड वर्सेस सेंटर से डिस्टेंस इसका ग्राफ प्लॉट करवाऊं, तो आप बोलोगे कि सर सेंटर पर तो स्मॉल r की वैल्यू 0 होगी, तो
ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होगी। फिर जैसे जैसे सेंटर से दूर जाएंगे लगातार ग्रेविटेशनल फील्ड तो बढ़ेगी, वो भी लीनियरली। सो ग्राफ विल बी लाइक दिस। अगर ये आपका एंगल थीटा, तो आप कह भी सकते हो कि tan थीटा इज, बड़ा देखना, gravitational field is some constant into r, but this constant is your slope, so आप कह सकते हो कि tan theta is basically gm upon r raised to power 3। बड़ा r is equals to कैपिटल R तक तो बढ़ेगी, सरफेस पर ग्रेविटेशनल फील्ड सबसे ज़्यादा और उसके बाद लगातार घटेगी। तो आउटसाइड पॉइंट्स पर एज वी नो दैट कि ग्रेविटेशनल फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, और अंदर वाले पॉइंट्स पर ग्रेविटेशनल फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, एंड ऑफ कोर्स मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फील्ड विल बी एट द सरफेस एंड दैट विल बी जी एम अपॉन सेंटर से डिस्टेंस का स्क्वायर। ये बड़ा हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड का ग्राफ है। ठीक है बेटा, कोई ऐसे बहुत तगड़ा काम तो नहीं था, लेकिन ये हमारे पास फॉर्मूला है। आगे चलिए बेटा, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा। हम इसके फॉर्मूले पर बड़ा वापस से आएंगे और सॉलिड स्फीयर के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड का क्या फॉर्मूला है, इसके यूजेस भी हम देखेंगे। लेकिन एक बार है ना, हम सारे के सारे जो ग्रेविटेशनल फील्ड्स हैं वो एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि बेटा बाकियों के फॉर्मूले कभी काम आएंगे, बट ठीक है बेटा, अपन कौन सा निकाल रहे हैं, अपन थोड़ा सिर्फ और सिर्फ कंपेयर ही तो कर रहे हैं यार, अपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले फॉर्मूले थे उनसे कंपेयर कर रहे हैं, तो लिख लेते हैं यार, है ना। चलिए बेटा, नेक्स्ट इज, आगे चलिए बेटा, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। बड़ा कभी कोई इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर हो, उसके कारण बड़ा ग्रेविटेशनल फील्ड कैसे होगी, चलिए बेटा देखते हैं। लिखिए बेटा, ड्यू टू यूनिफॉर्म इनफाइनाइटली लॉन्ग, या बड़ा लॉन्ग वायर, एक ही बात है बेटा। मैं सिर्फ स्टेट ही कर रहा हूं बेटा, ऐसे डिराइव नहीं कर रहा। आपके पास बेटा एक वायर है अच्छी खासी लेंथ का ऐसे, और इस इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर का लैम्डा गिवन है। बेटा लैम्डा मतलब इसका मास पर यूनिट लेंथ गिवन है, इसका बेटा मास पर यूनिट लेंथ गिवन है। इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है बेटा, इसके कारण अगर r डिस्टेंस दूर आपको किसी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड लिखनी हो, तो बड़ा ग्रेविटेशनल फील्ड आएगी ऐसे और उसकी वैल्यू होगी, बड़ा सीधा लिख रहा हूं मैं तो यार, इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आया करती थी ऐसे 2k लैम्डा बाई r, बड़ा ये आ जाएगी 2g लैम्डा बाई r, 2g लैम्डा बाई r। सर आपने तो कहा था कि k को -g से रिप्लेस करो, बेटा वो माइनस साइन तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए मैंने कहा था क्योंकि बेटा आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आती है बाहर की तरफ, तो ग्रेविटेशनल फील्ड आती है अंदर की तरफ, उसके अलावा बेटा और कोई काम है नहीं। सो ग्रेविटेशनल फील्ड इज बेटा 2g लैम्डा बाई r। बस बेटा ध्यान रखना कि अब ये जो लैम्डा है ना बेटा, दिस इज नॉट चार्ज पर यूनिट लेंथ, बेटा दिस इज योर मास पर यूनिट लेंथ। एक बात और बेटा, आप ऐसा कह सकते हो कि जैसे जैसे हम तार से दूर जाएंगे बेटा, वैसे वैसे लगातार ग्रेविटेशनल फील्ड की जो वैल्यू है वो लगातार डिक्रीज होती जाएगी, एंड वी कुड से कि ग्रेविटेशनल फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। फेयर इनफ। अब बेटा इस बात पे एक छोटा सा सवाल, बेटा फॉर्मूला इतना याद रखना है, इसके अलावा कोई खास बात याद रखनी नहीं है। आपके पास बेटा ये बेटा एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, इसका मास पर यूनिट लेंथ है लैम्डा, इससे स्मॉल r डिस्टेंस दूर मैंने एक m मास का पार्टिकल ले लिया, और इस m मास के पार्टिकल को बेटा मैंने वेलोसिटी दे दी है v, और ये पार्टिकल ऐसे घूम रहा है लगातार v वेलोसिटी से, कांस्टेंट स्पीड बेटा v से लगातार यूं घूमे जा रहा है। बेटा v मुझे पता नहीं, v मुझे निकालना है। फाइंड v सच दैट स्मॉल m performs uniform circular motion about infinitely long wire।
बड़ा इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर के कारण, सॉरी इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर के अबाउट बड़ा सर्कुलर मोशन करता रहे। अभी करते हैं बेटा, इस इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर के कारण हम जानते हैं कि यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड होगी अंदर की तरफ। ग्रेविटेशनल फील्ड अंदर की तरफ होगी तो इस m मास पर फोर्स भी लगेगा अंदर की तरफ। उस फोर्स को हम बड़े आराम से लिख सकते हैं कि दैट फोर्स विल बी, इसका तो मास मल्टीप्लाइड बाय इस इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड, बड़ा ये तो डेफिनेशन थी, मल्टीप्लाइड बाय बड़ा Eg। तो आप कह सकते हो दैट इज m इनटू बड़ा इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से r डिस्टेंस पर ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी होगी। तो आप बोलो सर हमने फॉर्मूला याद कर रखा है, आई थिंक द फॉर्मूला इज 2g लैम्डा बाई r। दिस इज द नेट फोर्स। सेंटर की तरफ एक तरह से बड़ा ये नेट फोर्स है। अगर सर्कुलर मोशन है देन यू नो इट वेरी वेल कि सेंटर की तरफ बड़ा एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आता है, जिसे हम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर भी लिख सकते हैं और वी स्क्वायर अपॉन आर भी लिख सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि बेटा वी पूछा है या ओमेगा पूछा है। हमसे बेटा वी पूछा है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हम ले लेंगे वी स्क्वायर बाई आर। तो दैट इज मास इंटू अंदर की तरफ एक्सेलरेशन वी स्क्वायर बाई आर। बेटा आर से आर गया, एम से मेरे बच्चे एम गया, और मेरे ख्याल से बेटा वी की वैल्यू आ गई है। वी की वैल्यू आ गई, कितनी वैल्यू आ गई बेटा, रूट ऑफ 2g लैम्डा। सर कोई मुझसे ओमेगा पूछ ले तो, अरे बेटा तेरे से अगर ओमेगा पूछ लेगा तो बेटा बोल देना कि ओमेगा इज v बाई आर, तो दैट इज अंडर रूट ऑफ 2g लैम्डा। बेटा रूट के अंदर आ जाएगा तो r स्क्वायर आ जाएगा। सर कोई इस सवाल में टाइम पीरियड पूछ ले, मतलब पूरा चक्कर काटने में कितना समय लगेगा, तो बोल देना बेटा कि टाइम पीरियड इज बेटा बेसिकली 2 पाई बाई ओमेगा, दैट इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर अपॉन 2g लैम्डा। ये हमारा टाइम पीरियड आ जाएगा। तो ऐसे कोई भी सवाल अगर आते हैं तो बड़ा ऑफ कोर्स हम बड़े आराम से ग्रेविटेशनल फील्ड का अगर फॉर्मूला याद रहेगा ना तो अपन से बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, वो अलग बात है बेटा अक्सर सवालों के अंदर ना इस तरह से इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर या फिर बेटा होलो स्फीयर या फिर पॉइंट मास ऐसे कम आते हैं। बेटा मोस्टली बेटा आपके वो सॉलिड स्फीयर वाला एक केस आता है, वो हम अलग से देख भी लेंगे, है ना। लेकिन ठीक है बेटा, एक बार तो ऐसे मैं ना फॉर्मूला निकाल रहा हूँ तो मुझे लगा कि हर फॉर्मूला कॉरेस्पॉन्डिंग कोई ना कोई सवाल तो करा देना चाहिए। चलिए आगे चलिए बेटा, हमने इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर देख लिया और अब हम देखेंगे बेटा इनफाइनाइटली लार्ज शीट कि इनफाइनाइटली लार्ज शीट के कारण बेटा ग्रेविटेशनल फील्ड या बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स कितना कितना आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म infinitely large sheet, due to uniform infinitely large sheet। ठीक है ना, अब आपके पास एक बड़ा इनफाइनाइटली लार्ज शीट है, ऐसे ये शीट है बेटा, बड़ा इसके पास चार्ज वार्ज नहीं, बड़ा मास है, ठीक, और इसका सिग्मा गिवन है बेटा। दिस सिग्मा इज नॉट चार्ज पर यूनिट एरिया बट इट इज बेसिकली मास पर यूनिट एरिया। ठीक है, इस इनफाइनाइटली लार्ज शीट के कारण मैं यहां से r डिस्टेंस दूर अगर ग्रेविटेशनल फील्ड निकालने जाऊंगा तो ग्रेविटेशनल फील्ड ऐसे अंदर की तरफ आएगी और उसकी वैल्यू आएगी बेटा। अब निकालने का मूड बड़ा अपना है नहीं, हमारा मूड बड़ा सिर्फ और सिर्फ इसको लिखने का है कि दैट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये थी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, बस वहां पर सिग्मा का अर्थ था चार्ज पर यूनिट एरिया, यहां पर अर्थ है मास पर यूनिट एरिया। कोई बात नहीं बेटा, इस एप्सिलॉन नॉट को हटाओ, इस एप्सिलॉन नॉट को बेटा हम बड़े आराम से लिख सकते हैं 1/4 पाई के नहीं बेटा, के की जगह माइनस जी। सर माइनस क्यों नहीं लिख रहे बेटा, माइनस तो सिर्फ और सिर्फ वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए था, हमने दिखा दिया कि ग्रेविटेशन फील्ड तो ऐसे अंदर की तरफ है। तो हमारे पास बड़े ही आराम से प्यारा सा आंसर आ गया, दैट इज 2 पाई जी सिग्मा। बेटा दिस इज द ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट। सर इसमें ये आर तो आया ही नहीं। हाँ बेटा, ये आर नहीं आया, ये वाली बात तुम्हें पहले से पता भी है,
हम जानते हैं कि इनफाइनाइटली लार्ज शीट के कारण जो ग्रेविटेशनल फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड है बट वो सेपरेशन पर डिपेंड नहीं करती, और आपकी जो ग्रेविटेशनल फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड पहले केस में थी उस केस में आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड या ग्रेविटेशनल फील्ड है वो यूनिफॉर्म रहती है। तो दिस ग्रेविटेशनल फील्ड इज गोइंग टू बी यूनिफॉर्म। बड़ा ये अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड है और ये बड़ा अपनी यूनिफॉर्म आएगी। फेयर इनफ। बड़ा ये ग्रेविटेशनल फील्ड अपनी यूनिफॉर्म है। चलिए बेटा, अच्छी बात है बेटा, कभी हमसे कोई यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में कोई बात पूछेगा तो हमारे पास ये अच्छा सा एग्जांपल है कि बेटा ये ग्रेविटेशनल फील्ड हमारे पास यूनिफॉर्म है। ठीक है, गुड। आगे चलिए, नेक्स्ट। अब बेटा हमारा थोड़ा सा जो कंपैरिजन वाला काम था वो हल्का सा बेटा खत्म हो रहा है। अब हम बेटा कंपैरिजन अपन लोगों ने खूब कर लिया है ना, अच्छे से कर लिया। अब बेटा सारे के सारे फॉर्मूले इलेक्ट्रिक फील्ड के एक बार आ चुके हैं, तो आगे बढ़ते हैं यार। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब इस बात को डिस्कस करते हैं कि किसी भी प्लेनेट की सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो कितनी आती है, उसका क्या रोल है वगैरह वगैरह, उस बात को मिलकर से डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सुनिएगा, हेडिंग लिखिएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन ए प्लैनेट। बेटा किसी भी प्लैनेट के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना आएगा। मैं बेटा एक बात मान के चल रहा हूं कि प्लैनेट जो है ना वो बेटा एक परफेक्ट स्फीयर है, परफेक्ट सॉलिड स्फीयर है। अगर परफेक्ट सॉलिड स्फीयर नहीं है किसी सवाल के अंदर तो बेटा आपको दे रखा होगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपके पास बेटा एक प्लैनेट है ऐसे, और सॉलिड स्फीयर है बेटा, सॉलिड स्फीयर है, रेडियस बेटा आपके पास r है, रेडियस बेटा आपके पास r है। इसका जो मास है बेटा वो कैपिटल M है, और सारा का सारा मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। बेटा सारा का सारा मास आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सारा का सारा मास बेटा पूरे के पूरे वॉल्यूम पर यूनिफॉर्मली स्प्रेड है। तो ऐसे केस में हम सिग्मा डिफाइन ना करके बेटा हम रो डिफाइन करते हैं। रो मतलब बेटा मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो हम कह सकते हैं कि इस पर जो रो होगा दैट विल बी m अपॉन बेटा व्हाट्स द वॉल्यूम। बेटा वॉल्यूम इज आई थिंक 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, ऑब्वियस बात बेटा। अब मान लीजिए कि इसकी जस्ट सरफेस पर एक m मास का पार्टिकल पड़ा है बेटा, सरफेस से थोड़ा सा ऊपर उठा लिया बेटा मैंने जानबूझ के, कि अदरवाइज बेटा सरफेस का नॉर्मल भी आ जाएगा। इसकी सरफेस के जस्ट ऊपर अगर कोई m मास का पार्टिकल है तो ये सारा का सारा जो प्लेनेट है इसको अपने कोर की तरफ खींचेगा किसी न किसी फोर्स से। बेटा लेट्स से दैट फोर्स इज F। दैट फोर्स इज ऑफ कोर्स इसका मास इनटू इस प्लेनेट की वजह से यहां पर बेटा आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड। बेटा जस्ट बाहर वाले पॉइंट के लिए दिस प्लेनेट इज गोइंग टू बिहेव लाइक ए पॉइंट मास प्लेस्ड एट सेंटर, और सेंटर से डिस्टेंस इज कैपिटल R। सो यू कुड से कि सर ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू बेटा क्या नाम है अपना प्लेनेट। बेटा प्लेनेट की वजह से यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड हम जानते हैं दैट इज Gm, बेटा इसका मास कैपिटल M अपॉन सेंटर से डिस्टेंस का स्क्वायर। दिस इज द फोर्स एंड द नेट फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स बेटा अंदर की तरफ, तो इस प्लेनेट के कोर की तरफ बेटा आपके पास कोई ना कोई एक्सेलरेशन आएगा। एक्सेलरेशन को बेटा हम अक्सर ए से रिप्रेजेंट करते हैं, बट वी नो दैट कि दिस एक्सेलरेशन इज ड्यू टू ग्रेविटी, इसलिए बेटा मैंने ए की बजाय जानबूझ के जी लिख दिया। चलेगा, क्या फर्क पड़ता है बेटा। दैट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बेटा मास से मास कैंसिल हो गया और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आ गई बेटा Gm अपॉन R स्क्वायर। इट इज वेरी स्टैंडर्ड फॉर्मूला,
वी मस्ट रिमेंबर इट, बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस इज gm/r का स्क्वायर। ये बड़ा हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है एट सरफेस, बड़ा दिस इज एट सरफेस, सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये। मैं यहां पर एक बात और बोलना चाहूंगा, IIT JEE एडवांस में बड़ा एक सवाल आ रखा है कि दो अलग अलग प्लैनेट्स दे रखे थे, उनके रेडियस मास सब दे रखे थे, एक पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दे रखा था, दूसरे पे पूछा था। आप बोलो सर कितनी आसान बात है, बड़ा बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि अगर दो प्लैनेट का मास अगर सेम है तो आप कह सकते हो कि G की वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। सुना तुमने मैंने क्या कहा, अगर मास सेम है दो प्लैनेट का तब आप कह सकते हो कि G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। फिर आपका G भी सेम, M भी सेम, तो आप कह सकते हो, सॉरी कैपिटल G भी सेम, कैपिटल M भी सेम, फिर आप कह सकते हो कि स्मॉल g इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो अगर दो प्लैनेट के पास सेम मास है तो आप कह सकते हो कि G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R का स्क्वायर, जिसका रेडियस बड़ा उसके सरफेस पर G छोटे। लेकिन दिस G कैन ऑल्सो बी रिटन एज G, मास को मैं लिखता हूं रो इंटू 4/3 पाई R क्यूब अपॉन R स्क्वायर, बड़ा R स्क्वायर कैंसिल। अब मैं ऐसा कह सकता हूं, देखना बेटा, अगर दो प्लैनेट सेम मटेरियल के बने हो, मास सेम नहीं है, मटेरियल सेम है, अगर मटेरियल सेम है तो दोनों का रो सेम है, जब दोनों का रो सेम होगा तब बेटा आपका G इज नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, बल्कि उस केस में आपका G इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, जिसका रेडियस बड़ा उसका बड़ा G भी बड़ा, उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी ज्यादा। तो अगर मैं ये कहूं कि बेटा दो प्लैनेट अगर सेम मीडियम के बने हो, सेम रो है, तब आप कह सकते हो कि G इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। सो बेटा मैंने आपको ऐसा कोई याद नहीं करवाया है कि G इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R या फिर G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। मैंने आपके ऊपर एक काम छोड़ दिया कि आप देख लिया करो यार कि सवाल के अंदर आपका M सेम है या रो सेम है, और इसके हिसाब से आप एनालाइज कर सकते हो। यूनिक गवारों की तरह हर बार बोल दिया कि G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर एंड समथिंग लाइक दैट। ठीक है ना, तो ये अच्छा पॉइंट है, इस पर बड़ा IIT JEE एडवांस में एक सवाल आ रखा है, कर भी लेना उसको बड़ा। ठीक है, आगे चलिए, नेक्स्ट इज, अब ऑफ कोर्स ये बात तो तय है कि जैसे जैसे बड़ा पार्टिकल दूर होगा ऑफ कोर्स बड़ा उस पर फोर्स कम आएगा, फोर्स कम आएगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कम आएगा। हम देखते हैं बेटा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस किस तरह से वेरी कर सकती है। एक तो बड़ा लग रहा है कि हाइट के साथ वेरी करेगी। अब हाइट के साथ कैसे वेरी करेगी, तो चलिए एक हल्का सा एक अरेंजमेंट देखते हैं। चलिए बच्चों, हाँ बेटा एक छोटा सा पॉइंट लिखिए बेटा, वेरिएशन ऑफ G विथ हाइट। नेक्स्ट इज वेरिएशन ऑफ G विथ हाइट। सुनना बेटा, आपके पास ये बेटा कोई प्लेनेट, इसका रेडियस बेटा आपके पास कैपिटल R, मास बेटा इसका कैपिटल M। कोई पार्टिकल है बेटा और वो इसके सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस दूर यहां कहीं है, ये m मास का पार्टिकल है। ऑफ कोर्स ये प्लेनेट अपने ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इस m मास को अपनी तरफ पुल करेगा और इस पर बड़ा अंदर की तरफ कोई ना कोई फोर्स आएगा, अंदर की तरफ कोई ना कोई फोर्स आएगा तो ऑफ कोर्स बड़ा अंदर की तरफ कोई ना कोई एक्सेलरेशन भी आएगा। जो भी एक्सेलरेशन आएगा उसको मैंने G डैश लिख दिया। बड़ा G तो इसलिए लिखा क्योंकि G तो बड़ा अपन ने सरफेस वाले पॉइंट के लिए यूज कर लिया था, तो मैंने इसको G डैश लिख दिया। काश बेटा मैं ये फोर्स लिख पाऊं। आप बोले सर वेरी इजी, दिस फोर्स विल बी, इसका तो मास मल्टीप्लाइड बाई इस प्लेनेट के कारण यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड। बेटा प्लेनेट के कारण बाहर वाले पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड लिखनी आती है? मेरे बच्चे बोले हाँ सर बिल्कुल आती है। मेरे बच्चे कहेंगे सर अगर बाहर वाले पॉइंट की बात करें तो बाहर वाले पॉइंट के लिए दिस सॉलिड स्फीयर विल बिहेव लाइक ए पॉइंट मास प्लेस्ड एट सेंटर एंड द ग्रेविटेशनल फील्ड विल बी G
कैपिटल M अपॉन सेंटर से डिस्टेंस का स्क्वायर. And by applying Newton's law, we could say कि net force is always equals to mass into acceleration. बेटा what's the acceleration? I think बेटा acceleration is g dash. M से M cancel हो गया. G dash is of course बेटा g m upon r square. तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जितना पार्टिकल बेटा सरफेस से दूर होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बेटा उतनी ही कम होगी. जितना दूर होगा बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उतनी ही कम होगी. कई बार बेटा फॉर्मूला हमसे ना इस टर्म्स में पूछ लेते हैं कि सरफेस से हाइट के टर्म्स में आंसर दो. तो सरफेस से बेटा हाइट मैंने h मान ली, तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि g डैश इज इक्वल्स टू g कैपिटल M. इस स्मॉल r को हम लिख सकते हैं कैपिटल R प्लस h. आप लिख सकते हो कैपिटल R प्लस h का होल स्क्वायर. ले बेटा, और आप कह सकते हो कि सर h जैसे जैसे बढ़ेगा, मतलब जैसे जैसे मैं दूर जाऊंगा वैसे वैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो लगातार कम ही होगी. तो आप बेटा चाहे ऐसे फॉर्मूला याद करो चाहे h के टर्म्स में याद करो, वो बेटा आपकी मर्जी है. बस ध्यान रखना इस बात का कि जो डिस्टेंस है वो कहाँ से दे रखी है, सेंटर से दे रखी है, सरफेस से दे रखी है. सरफेस से दे रखी है तो h यूज़ कर लो बेटा, सेंटर से दे रखी है तो स्मॉल r यूज़ कर लो. इतनी तो बेटा अपन को अकल है यार, इतना तो हम कर लेंगे ना. ठीक है बेटा, अच्छी बात है. लेकिन इसमें एक छोटा सा केस और आता है बेटा, मतलब एक मैथमेटिकल केस और आता है, और वो ये है कि अगर अर्थ की सरफेस के आस पड़ोस के पॉइंट पर, अर्थ के सरफेस के आस पड़ोस पॉइंट पर अगर मुझे जी निकालना हो तो क्या करेंगे. तो नियर पॉइंट की बात कर रहा हूं बेटा, नजदीक वाले पॉइंट्स की बेटा, यहां. तो उस केस में आपका जो h होगा बेटा वो r के सामने बहुत छोटा होगा. वहां पर g का वेरिएशन कैसे होगा, तो मैं कह सकता हूं बेटा g का वेरिएशन होगा बेटा, देखना, दैट इज g डैश इज जी एम अपॉन आर स्क्वायर 1 प्लस h अपॉन r का होल स्क्वायर. बेटा इस जी एम अपॉन आर स्क्वायर को हम g एट सरफेस लिख सकते हैं, और बेटा मेरे ख्याल से ये हो गया 1 प्लस h अपॉन r की पावर -2. एज यू नो इट वेरी वेल कि बेटा h इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू r. तो मैं एक छोटा सा बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं जो हम सभी लोग जानते हैं बेटा, 1 प्लस x रेज टू पावर n can be nearly written as 1 plus nx if x is very very small as compared to 1. उसी तरीके से h by r is very very small as compared to 1 because h is very very small as compared to r. In that case I could say कि g dash is equals to g 1 minus है बेटा 1 minus 2h upon r. लेकिन ये वाला फॉर्मूला बेटा ऐसा नहीं कि हम हर जगह लगा देंगे. ये वाला फॉर्मूला बेटा सिर्फ तब है जब आपके जिस पॉइंट पर आपको ग्रेविटेशनल फील्ड निकालनी है वो पॉइंट बेटा सरफेस के नज़दीक हो. दूर वाले पॉइंट पर तो बेटा ये आपके पास फॉर्मूले हैं बेटा, इनमें तो कोई सोचना ही नहीं अपन को यार. ये बेटा आपके पास जी डैश का फॉर्मूला है. दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली फॉर नियर पॉइंट्स बेटा. जब आप सरफेस के जस्ट नज़दीक वाले पॉइंट्स पर निकालोगे बेटा तब के लिए आएगा. आई होप दैट्स ओके. चलिए बेटा, मैं छोटा सा बेटा एक वैल्यू वाइज है ना एक छोटा सा काम करता हूँ अर्थ की सरफेस के लिए, है ना. कैलकुलेशन वाइज बेटा छोटा सा काम है बेटा, एक अर्थ की सरफेस के लिए करते हैं, है ना. सुनो बेटा, जिससे आपको आइडिया लगे कि हाँ भाई कैसे कैसे वेरिएशन है. जैसे चलिए बेटा, अर्थ के लिए क्या कैलकुलेशन है सुनना. हाँ बेटा, मान लीजिए कि बेटा ये आपके पास अर्थ का मास m, बेटा अर्थ का रेडियस बेटा रफली बेटा 6400 किलोमीटर. बेटा दिस इज योर अर्थ. अगर आप अर्थ की सरफेस पर अगर बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालोगे तो दैट विल बी कैपिटल G मास ऑफ अर्थ अपॉन बेटा 6400 किलोमीटर का स्क्वायर
इट्स वैल्यू बेटा रफली कम्स आउट विद 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसे हम कैलकुलेशन पर्पज में बेटा कई बार 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज करते हैं, बट दैट्स ओके। अगर मैं कहूं कि बेटा ये बेटा आर है, मैं कहूं कि मुझे यहां कहीं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चाहिए, ये डिस्टेंस बेटा आपकी आर, सरफेस से आर डिस्टेंस दूर बेटा मुझे यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चाहिए। बेटा यहां पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी वो ऑफ कोर्स बेटा जी नहीं होगी, जी डैश होगी, और ये जी डैश ऑफ कोर्स जी से छोटी होगी, ये तय बात है। सरफेस से आर डिस्टेंस दूर, बेटा ये सरफेस के नजदीक है दूर है, आप बोलो सर दूर है, और दूर वाले पॉइंट्स बेटा हम लोग जानते हैं बेटा फॉर्मूला क्या होता है, जी एम अपॉन सेंटर से डिस्टेंस का स्क्वायर, सेंटर से डिस्टेंस बेटा कितनी है 2r का स्क्वायर, दैट इज जी एम अपॉन 4 टाइम्स आर स्क्वायर। इस जी एम अपॉन आर स्क्वायर को 9.8 लिख दिया, तो दिस इज बेटा 9.8 अपॉन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये बेटा दैट इज जी बाई 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बेटा आपका एक्सेलरेशन आ गया। यहां पर अलग अलग पॉइंट्स बेटा एक्सेलरेशन आपके अलग अलग आएंगे। कोई मुझसे पूछ ले कि सर अर्थ की सरफेस से जस्ट 1 किलोमीटर ऊपर, अर्थ की सरफेस से 1 किलोमीटर ऊपर, सर यहां पर जी निकालना है मेरे को, मैं इसको जी डैश लिख दूं बेटा, जी डैश। सर कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, वैसे बेटा मैं ये कह सकता हूँ जी एम अपॉन बेटा यहां से तक के डिस्टेंस का स्क्वायर यूज कर सकते हो, लेकिन आप कहोगे सर तो बहुत नजदीक वाला पॉइंट हो गया। सर बहुत नजदीक वाले पॉइंट के लिए आपने ये भी कह रखा है कि दिस जी कैन बी रिटन एज, आप बेटा ये लिखो कोई इश्यू नहीं है, बट हम जानते हैं कि नजदीक वाले पॉइंट के लिए बेटा ऐसे जी डबल डैश लिख दूं, थोड़ा पहचानना आसान रहेगा, जी डैश तो उसको लिख दिया ना, इसलिए जी डबल डैश इज जी 1 - 2h अपॉन आर, दैट इज जी 1 - 2 टाइम्स बेटा h कितना है 1 किलोमीटर अपॉन आर कितना है बेटा 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। बेटा किलोमीटर किलोमीटर क्या हो गया कैंसिल, बेटा ये आपका आंसर आ गया। बेटा जी की वैल्यू आ गई है जी इंटू बेटा कितना 6398 अपॉन 6400। बेटा ये हमारा आंसर आ गया। सिंप्लीफाई करना चाहिए, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन आपको इस बात का आइडिया रखना चाहिए कि ये वाला फॉर्मूला कब है और ये वाला फॉर्मूला कब है। ये वाला फॉर्मूला तो हमेशा चाहे नज़दीक हो चाहे दूर हो, और ये वाला फॉर्मूला सिर्फ कब बेटा, ये वाला फॉर्मूला सिर्फ तब जब बेटा नज़दीक वाले पॉइंट पर निकालना हो। सर ये वाला फॉर्मूला तो हमेशा काम देगा ना, हाँ बेटा हमेशा काम देगा। यही वाला फॉर्मूला अगर यहाँ यूज़ किया होता तब भी बेटा हमारा आंसर मोर और लेस यही आता, लेकिन नज़दीक वाले पॉइंट पर बेटा कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो तो हम बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा इस तरह से याद रखना है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के क्या फॉर्मूले हैं और उनको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। आई होप दैट्स ओके। आगे चलिए बेटा, हमने हाइट के साथ वेरिएशन देख लिया, अब बेटा हम देखते हैं कि डेप्थ के साथ कैसा वेरिएशन आता है। बेटा डेप्थ के साथ वेरिएशन कैसा आता है उसको भी देखते हैं, सुनिएगा। बेटा लिखिएगा वेरिएशन ऑफ जी विथ डेप्थ। अर्थ बता रहा हूं बेटा, चिंता मत करना आप लोग, विथ डेप्थ। सुनना बेटा, आपके पास ये कोई प्लेनेट, बेटा इसका रेडियस आपका कैपिटल आर, मास बेटा इसका कैपिटल है, और हमने क्या किया कि बेटा यहां कहीं कोई वेल खोद दिया, बेटा कुआं खोद दिया। वेल बेटा ऑफ कोर्स ऐसे इस तरह से, बिल्कुल पतला सा कुआं खोदा बेटा, ठीक है। ऐसे बेटा कुएं की जो थिकनेस होगी, जो सर्कमफेरेंस होगी, वो ऑफ कोर्स बेटा हमारे इस अर्थ के सामने तो नेग्लिजिबल ही होगी। बेटा यहां कोई हमने कोई वेल खोद दिया, और इस वेल के अंदर ऐसे एक m मास का पार्टिकल है। जो डेप्थ है ना बेटा सरफेस से, वो मान लीजिए d है। अगर ये डिस्टेंस d है तो ऑफ कोर्स बेटा ये डिस्टेंस कितनी होगी r - d, सेंटर से डिस्टेंस। इस r - d को स्मॉल r ले लेता हूं, स्मॉल r मीन्स बेटा डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर।
तो इस वेल के अंदर सरफेस से डी डिस्टेंस नीचे अगर कोई एम मास का पार्टिकल है तो इस एम मास के पार्टिकल को अर्थ बेटा अंदर की तरफ पुल करेगी किसी न किसी फोर्स से। अंदर आएगा फोर्स तो अंदर आएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मैंने उसको जी डैश लिख दिया बेटा। पहले ये फोर्स लिखा हो, आप बोलोगे सर ये फोर्स आएगा, इसका तो मास मल्टीप्लाइड बाई इस प्लेनेट की वजह से यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड। आप बोलोगे सर मैं तो प्लेनेट को सॉलिड स्फीयर मानूंगा और अंदर वाले पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला होता है जी एम स्मॉल आर। बड़ा स्मॉल आर इज ऑब्वियसली डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, दैट इज आर माइनस डी अपॉन बेटा जी आर रेज टू पावर 3 एंड वी नो दैट कि नेट फोर्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बेटा व्हाट्स द एक्सेलरेशन, यू कुड से कि सर दैट इज जी डैश। बेटा दैट इज जी डैश। एम से बेटा एम कैंसिल हो गया और जी डैश की बेटा वैल्यू आ गई है। कितनी वैल्यू आ गई बेटा, जी एम अपॉन आर स्क्वायर 1 माइनस टी बाई आर। बेटा इस जी एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर को हम पहचानते हैं यार। बेटा दिस इज योर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस। तो आप कह सकते हो कि जी डैश इज जी 1 माइनस डेप्थ अपॉन रेडियस। दिस इज योर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि सरफेस से अगर मैं अंदर की तरफ जाऊंगा तो लगातार एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घटेगी। वो भी कैसे घटेगी, लीनियरली। और लीनियरली घटते 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 ऑफ कोर्स बेटा यहां पर जाकर क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि बेटा डेप्थ कितनी हो जाएगी, आर। तो आप कह सकते हो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज decreasing linearly with depth। डेप्थ के साथ बेटा लगातार लीनियरली घट रही है। अच्छी बात है बेटा, बढ़िया रिजल्ट है, याद रख सकते हो बेटा इसको, कोई बहुत बड़ा इवेंट तो है नहीं। बेटा डी आपकी एक तरह से ये डेप्थ है। चलिए बेटा आगे चलते हैं। ये फॉर्मूला बेटा हम लोग याद रखेंगे। हालांकि बेटा फॉर्मूला ना भी याद रखें तो इसको सोचना समझना कोई बहुत बड़ा टफ टास्क तो है नहीं, बट फिर भी ये वाला फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे। और चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। इस पर एक सवाल करते हैं। सवाल बेटा प्रीवियस ईयर्स का IIT JEE एडवांस का सवाल है और पुराना सवाल नहीं, ये बेटा कोई 4-5 साल पुराना सवाल होगा, मुझे ईयर तो याद नहीं है, बट चलिए बेटा ये वाला सवाल करते हैं। ठीक है, एक छोटा सा बेटा सवाल है। वैल्यूज बेटा थोड़ी है ना, मुझे याद नहीं कि एग्जैक्टली सवाल में कैसी वैल्यूज थी, तो वैल्यूज में डिफर बट मोर और लेस बेटा सवाल का कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली सेम ही रहेगा। ठीक है, सवाल ऐसा है बेटा कि ये आपके पास एक प्लैनेट, ये बेटा आपका प्लैनेट, इस प्लैनेट की सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू ग्रेविटी बेटा गिवन है जी। तो इसका मतलब वो बेटा जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर गिवन है, दैट इज स्मॉल जी। ठीक है बेटा, इसका रेडियस वेडियस कुछ भी गिवन नहीं है, नहीं बेटा चलो रेडियस गिवन है आर, ठीक है गिवन। और यहां बेटा हमने कोई वेल खोद रखा है ऐसे, बेटा कोई कुआं खोद रखा है ऐसे ऐसे, बेटा कोई वेल खोद रखा है ऐसे, फिर ना यहां एक रोप है बेटा, ये बेटा एक यूनिफॉर्म रोप है, इसको हमने वेल के अंदर लटका रखा है। यूनिफॉर्म रोप है, एम मास की और r/5 लेंथ की। टोटल रेडियस बेटा अगर प्लैनेट का r है तो इसकी लेंथ बेटा r/5 है। बेटा इसकी लेंथ ऐसे r/5 है, इसको लटका रखा। अगर ऐसे लटका दोगे तो ऑफ कोर्स बेटा रोप तो गिर जाएगी, नीचे गिर जाएगी बेटा। तो मैंने बेटा जरूर कोई ना कोई फोर्स लगा रखा होगा ऐसे, इस तरह से फोर्स लगा रखा है कि जो आपकी रोप है बेटा वो रेस्ट पे है। तो आप इस बात को समझ गए कि हमने एक्सटर्नल एजेंट ने जो फोर्स लगा रखा है वो पक्की बात है कि इस पर लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर है कि नहीं बेटा, बराबर। फाइंड
external force F so that rope remains at equilibrium। रोप बेटा इक्विलिब्रियम पे रहे, इस बात के लिए बेटा F की वैल्यू बताओ। वैसे मन तो mg लिखने का कर रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि रोप के हर पॉइंट पर g की वैल्यू सेम नहीं है। यहाँ g की वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ कम है, यहाँ कम है, यहाँ कम है, यहाँ सबसे कम है। मन तो फिर भी mg लिखने का कर रहा है, बट स्टिल बड़ा सा हमें आइडिया लग गया कि सीधा mg लिख नहीं सकते, हर पॉइंट पर mg की वैल्यू सेम नहीं है। लेकिन हर जगह सेम नहीं तो कोई बात नहीं, हमें लिखना आता है कि कैसे कैसे सारा अरेंजमेंट करते हैं। सुनना बेटा, मुझे डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा क्या? चलो बेटा थोड़ा सा डायग्राम बड़ा बना लेता हूँ, है ना। ये अलग से रोप को दिखाने वाला अरेंजमेंट अलग से दिखा देता हूँ कि आपको बेटा ये एलिमेंट वगैरह लिखने में ऐसे दिक्कत ना आए। यहाँ बना दूँ यार, इस जगह बेटा देखना, ये अर्थ की सरफेस, यहाँ से बेटा मेरे पास ये रोप, ये बेटा रोप, ये बेटा अपनी रोप। इस रोप में बेटा यहां से x डिस्टेंस दूर जाओ और एक छोटा सा एलिमेंट कट करो जिसकी विड्थ है मान लीजिए बेटा dx। ठीक है, इसका छोटा सा मास आएगा dm, वो लिखना हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है। m मास फैला हुआ है कितनी लेंथ पे, r/5, 5 ऊपर आ गया, तो dx लेंथ पे कितना मास होगा, इंटू dx। इस dm मास को अर्थ पुल कर रही है अंदर की तरफ, कितने फोर्स से, वो पुल कर रही है dm इंटू इस पॉइंट पर g, बेटा दैट इज g डैश। तो वो आगे मेरे पास बेटा 5m/r इंटू dx इंटू इस पॉइंट पर g। बेटा x डेप्थ पर g कितनी होती है, मेरे बच्चे से अभी निकाली थी। x डेप्थ पर g होगी g 1 - d/r, सॉरी बेटा d/r नहीं, अब बेटा डायग्राम में हमने डेप्थ को d की जगह x लिख दिया, तो ये फोर्स आ गया ऐसे अंदर की तरफ। ये mg सिर्फ इस पर अंदर की तरफ लग रहा है, वो है ये mg इस पर भी लग रहा होगा, 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 इस सब पर लग रहा होगा। वो सारा dmg ऐड कर लो, वो dmg कितना आएगा वो निकाल लो। तो आप बोलोगे सर कुल मिलाकर ग्रेविटेशनल फोर्स जो आएगा वो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ, बड़ा देखना 5m/r इंटू dx, ये तो बड़ा तेरा छोटा सा मास आ गया dm, इंटू उस पॉइंट पर g, बड़ा उस पॉइंट पर g की वैल्यू आ गई है g 1 - x/r। ऐसे छोटे छोटे बेटा मासेस लिखता जाऊंगा, उन पर बड़ा mg लिखता जाऊंगा और जोड़ दूंगा। जोड़ेंगे बेटा कहां से कहां तक, 0 से लेकर पूरा का पूरा रोप कवर करना है, तो r/5 तक। मेरे ख्याल से हमारा काम बन गया बढ़िया। 5mg/r, 5mg/r बेटा बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 - x/r इंटू dx। फेयर इनफ। x की बेटा वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही है, 0 से r/5। ठीक है बेटा, आप यहां से कह सकते हो कि सर ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू आ गई है 5mg/r। बेटा लिमिट लगाना, लिमिट बेटा बाद में, पहले इंटीग्रेट करना, x - x²/2r। ठीक है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू आ गई 5mg/r। बेटा लिमिट कहां से कहां तक, 0 से r/5। बेटा 0 रखते तो नहीं पड़ गया, r/5 पुट करो, r/5 माइनस r²/25 इंटू 2r। ठीक है ना, एक r से एक r कैंसिल हो गया, बड़ा mg। ठीक है ना, r भी कैंसिल हो जाएगा बड़ा mg, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 1 - 1/10। बड़ा 10 ही है ना, 5 से 5 बड़ा 5 इंटू 10। बड़ा मेरे ख्याल से आंसर आ गया है 9 mg/10। ये अपना आंसर है।
जो ग्रेविटेशनल फोर्स अंदर की तरफ लग रहा होगा हमें एग्जैक्टली उतना ही एक्सटर्नल फोर्स बाहर की तरफ लगाना पड़ेगा, तभी तो आपका बड़ा जो रोप है ये बड़ा इस तरह से इक्विलिब्रियम में पड़ा होगा, तो आपका एक्सटर्नल फोर्स बड़ा एग्जैक्टली इतना ही आ गया। द आंसर कम्स आउट टू बी 9 mg/10। बढ़िया बेटा, अच्छी बात है, हमने पूरा सोल्व किया, कहीं किसी प्रकार की हमने कोई मक्कारी नहीं की बेटा, हमने बढ़िया से किया। लेकिन जिस बच्चे की मैथमेटिक्स ठीक ठाक होगी ना, वो बोलेगा कि सर कोई भी फंक्शन ऐसा हो जो लीनियरली वेरी कर रहा होता है, उसमें हमने मैथमेटिक्स में कभी ना कभी पढ़ा है कि हम इंटीग्रेशन के बजाय एवरेज भी यूज कर सकते हैं। ना पढ़ा हो तो ठीक है, ये बेस्ट सॉल्यूशन था। लेकिन किसी बच्चे ने अगर इस तरह की चीजें पढ़ रखी हो कि कोई फंक्शन अगर लीनियरली वेरी कर रहा हो, बड़ा जी जो है वो लीनियरली वेरी कर रहा है एक्स के साथ, तो ऐसे केस में आप एवरेज भी यूज कर सकते हो। मैं करके दिखाता हूँ। ये तो बड़ा ट्रिक है, ये बड़ा सिर्फ और सिर्फ तभी काम करेगी जब कोई फंक्शन लीनियरली काम कर रहा हो, और उस केस में बड़ा हमारा आंसर हो सकता है कि थोड़ा फास्ट आ जाए। तो चलिए देख लेते हैं बेटा। लेकिन ये ट्रिक बेटा तभी काम करेगी जब कोई फंक्शन, जैसे मैंने कहा बेटा, कैसे वेरी कर रहा हूँ, लीनियरली वेरी कर रहा हूँ, तो ऐसे केस में बेटा हो सकता है कि आंसर थोड़ा सा और फास्ट आ जाए। तो मैं एक बार सवाल बेटा फिर से डायग्राम बनाता हूँ, देखता हूँ बेटा क्या क्या है। सुनना बेटा, हमारे पास सिचुएशन ऐसी है कि ये बेटा अपना प्लेनेट, इस प्लेनेट का रेडियस बेटा r, यहां कहीं बेटा कोई वेल के अंदर बेटा कोई रस्सी, वेल के अंदर बेटा कोई ना कोई रस्सी, ये पॉइंट ऊपर वाला बेटा, ये पॉइंट नीचे वाला, टोटल लेंथ जो है बेटा मेरे पास है r/5। अच्छी बात है बेटा, हम जानते हैं कि यहां g अलग आएगा, यहां g अलग आएगा, यहां g अलग आएगा, यहां g अलग आएगा, और g लगातार यहां से तक लीनियरली डिक्रीज होगा। उस डिक्रीज को हमने ढंग से देखा, हमने dmg लिखा, फिर उसे इंटीग्रेट किया और आंसर निकाला, सब बढ़िया हो गया। जिनको बच्चा कह सकता है कि सर जब g लीनियरली डिक्रीज कर रहा है, तो सर ऐसे केस में मैथमेटिक्स हमें अलाउ करती है कि हम इसको एक हल्के से ट्रिक से कर लें। और ट्रिक से ऐसे कि इन दोनों के बिल्कुल बीचों बीच एक पॉइंट ले लो। बीचों बीच बड़ा पॉइंट कहां पर आएगा, r/5 का बड़ा हाफ क्या होगा, r/10, और सारी की सारी रोप का जो मास है बड़ा वो यहां पड़ा मान लो। ना तो मास को यहां से तक पूरा स्प्रेड मत मानो, सारी रोप को बड़ा यहां पड़ा मान लो। ऐसा आप सिर्फ तभी कर सकते हो जब कोई एक्सप्रेशन कैसे वेरी कर रहा हो, लीनियरली, अदरवाइज नहीं कर सकते। और इस m मास को अर्थ बेटा खींचेगी अंदर की तरफ, कितने फोर्स से, m मास मल्टीप्लाइड बाई अर्थ की वजह से यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड दैट इज g'। तो बेटा अंदर की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स जाएगा मास इंटू यहां पर g। बेटा यहां पर g की वैल्यू मैं जानता हूं कितनी होगी, g 1 माइनस डेप्थ। बेटा डेप्थ ना तो 0 लिख ना r/5 लिख, बेटा उन दोनों का एवरेज, एवरेज कितना है बेटा r/10, 1 माइनस डेप्थ अपॉन रेडियस। बेटा r से r कैंसिल हो गया, आंसर कम्स आउट में 9 mg/10। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स अंदर की तरफ आया है, उतना ही बड़ा एक्सटर्नल फोर्स आपको बाहर की तरफ लगाना पड़ेगा, यही आंसर आ जाएगा। लेकिन ये कोई यूनिवर्सल सॉल्यूशन नहीं बेटा कि हमेशा ही काम देगा। यूनिवर्सल सॉल्यूशन तो इंटीग्रेशन ही है। ये तो सिर्फ और सिर्फ कभी कोई एक्सप्रेशन आपको ऐसा नजर आ जाए जो लीनियरली वेरी कर रहा हो, ऐसे केस में आप हमेशा बेटा इनिशियल फाइनल पॉइंट को देखकर ऐसे एवरेज लेकर बड़े आराम से कर सकते हो। आई होप दैट्स ओके। तो बेटा कभी इस तरह से आ जाए तो बड़ा यूं नहीं कि ना हर बार ही बेटा ऐसे कर दो ना, ये सिर्फ तभी काम देगा जब आपका क्या बोलते हैं बेटा उसको एक्सप्रेशन लीनियर हो। आई होप कुछ सीखे होंगे इससे ना, कभी बड़ा हो सकता है कि ऐसा कभी हमने पहले भी नोटिस किया हो तो बड़ा यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बेटा आगे चलते हैं बेटा। ये थर्ड वेरिएशन ऑफ g विथ डेप्थ एंड वेरिएशन ऑफ g विथ हाइट। एक छोटा सा काम और है बेटा, वेरिएशन ऑफ g विथ रोटेशन ऑफ प्लैनेट। बेटा मोस्टली प्लैनेट जो है वो अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट भी करते हैं,
मैंने बेटा मोस्टली इसलिए बोले कि यार कोई बच्चा बोलते कि सर इस सोलर सिस्टम के बाहर कोई प्लेनेट हो, सर उसके बारे में क्या कहोगे? अब बेटा उनके बारे में अब यार इन्फाइनाइट नंबर ऑफ स्टार्स है, इन्फाइनाइट नंबर ऑफ प्लैनेट्स है, सो आई एम नॉट श्योर कि बेटा वो रोटेट कर रहे होंगे नहीं कर रहे होंगे, उनके पीछे क्या लॉजिक्स है, तो मैंने इसलिए मोस्टली बोल दिया। हमारे सोलर सिस्टम के तो सारे के सारे प्लैनेट्स सन के अबाउट रिवॉल्व भी करते हैं और अपने एक्सेस के अबाउट रोटेट भी करते ही है। ठीक है, तो ठीक है, ऐसा मान सकते हैं क्या करते हैं। बेटा क्या बोला मैंने, हेडिंग क्या बोली? हाँ, वेरिएशन ऑफ जी विथ रोटेशन ऑफ अर्थ। अर्थ का रोटेशन जो खुद की एक्सिस के अबाउट है बेटा, उसके कारण जी पर क्या प्रभाव आएगा वो देखते हैं। सुनना बेटा, ये आपके पास अर्थ, ये बेटा अर्थ की एक्सिस नॉर्थ साउथ, मैंने मान लिया बेटा इसके अबाउट अर्थ जो है वो किसी न किसी ओमेगा से घूम रही है। ये अर्थ का अपनी एक्सिस के अबाउट घूमने का जो ओमेगा है बेटा, आप भली बात ही जानते हैं, ये होता है 2 पाई डिवाइड बाय टाइम पीरियड। बेटा अपनी एक्सिस के अबाउट घूमने का टाइम पीरियड आप जानते हो 24 आवर्स, दैट इज 24 इंटू 60 रेडियन पर सेकेंड। और अर्थ के अपनी एक्सिस पर इस तरह से ओमेगा से घूमने के कारण अर्थ पर सभी पॉइंट्स जो है बेटा वो लगातार ओमेगा से घूम रहे हैं। बस पोल वाले पार्टिकल्स को छोड़ दो बेटा, बाकी सारे पार्टिकल्स तो घूम रहे हैं। इक्वेटर वाले सबसे बड़ी रेडियस में घूम रहे हैं, ये कम रेडियस में घूम रहे हैं, ये और कम रेडियस में घूम रहे हैं, ये और कम रेडियस में घूम रहे हैं, पोल वाले सबसे कम रेडियस में। मान लीजिए बेटा मैंने यहां कहीं कोई पॉइंट लिया, लेट्स से बेटा यहां कोई m मास का पार्टिकल लिया, इक्वेटर से एंगल थीटा पे। मेरे सारे बच्चे शायद इस बात को जानते हैं, कभी ज्योग्राफी में पढ़ रखा होगा आप लोगों ने। दिस थीटा इज नोन एज लैटिट्यूड, दिस थीटा इज नोन एज लैटिट्यूड। वैसे बेटा जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये जो पोल के साथ जो एंगल है ना, पोल के साथ जो लाइन है उसके साथ जो एंगल 90 माइनस थीटा, इसका नाम होगा को लैटिट्यूड। कभी लिखा हुआ आ जाए थोड़ा यूं नहीं कि आप कंफ्यूज होगे सर ये कहां से आ गया, बेटा दिस इज को लैटिट्यूड। दोनों में से कोई सा भी एक एंगल दे दो बेटा काफी है। अर्थ का जो रेडियस है या बेटा प्लेनेट का जो रेडियस है मेरे पास वो r है, और आपका m मास का जो पार्टिकल है बेटा वो ऐसे घूम रहा है यू किसी सर्कल में, ऐसा सर्कल जिसका सेंटर ये है। नोटिस किया बेटा आप लोगों ने कि ये जो पार्टिकल है जिस सर्कल में घूम रहा है वो सेंटर और अर्थ का सेंटर कोइंसाइड करे ऐसा जरूरी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो लोग इक्वेटर पे होंगे ना बेटा वही ऐसे सर्कल में घूम रहे हैं जिसका सेंटर और अर्थ का सेंटर सेम है, बाकी बेटा बाकियों के सेंटर अलग अलग आ रहे हैं। ठीक है, और ये पार्टिकल किसी ऐसे सर्कल में घूम रहा है जिसका रेडियस एज यू कैन सी दैट इट इज r cos थीटा। बेटा कोई दिक्कत तो नहीं है, अगर ये r है तो ये लेंथ है r sin थीटा, बेटा ये लेंथ है r cos थीटा। अब एक काम करो बेटा, इस m मास के पार्टिकल के रेस्पेक्ट में बेटा इसकी एफबीडी बनाते हैं। इस m मास के पार्टिकल को सबसे पहले अर्थ पुल कर रही है ग्रेविटेशनल फोर्स से, दैट फोर्स इज mg। ये जो सरफेस है ये इसको बड़ा पुश कर रही है बाहर की तरफ किसी न किसी नॉर्मल फोर्स से, मैंने बड़ा इसको बोल दिया n। और तो और इस पार्टिकल पर बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है एंड दैट इज m ओमेगा स्क्वायर इनटू जिस रेडियस में घूम रहा है। बड़ा ये सेंटर, ये पार्टिकल, सेंटर और पार्टिकल को जोड़ने वाली लाइन के अलॉन्ग बाहर की तरफ आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, और उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू होगी m ओमेगा स्क्वायर इनटू वो रेडियस जिसमें घूम रहा है। बेटा रेडियस इज ऑफ कोर्स r cos थीटा। हम इस पार्टिकल के रेस्पेक्ट में एफबीडी बना रहे हैं, इसलिए बेटा पार्टिकल के रेस्पेक्ट में एफबीडी बना रहे हो तो आप एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो, और मोर स्पेसिफिकली एक रिवॉल्विंग या रोटेटिंग रेफरेंस ऑफ फ्रेम हो। रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम सारे के सारे फोर्सेस के साथ साथ एक एक्स्ट्रा फोर्स और दिखाते हैं, एंड दैट एक्स्ट्रा फोर्स इज ऑफ कोर्स सूडो फोर्स, एंड दैट सूडो फोर्स इन दिस रोटेटिंग फ्रेम इज ऑल्सो नोन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये एंगल थीटा, तो बेटा ये वाला एंगल भी आपके पास थीटा। इस m ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा के दो कंपोनेंट आएंगे, cos थीटा की तरफ थीटा की तरफ आएगा cos थीटा और उसके परपेंडिकुलर आएगा sin थीटा। तो इस m ओमेगा स्क्वायर r का इधर की तरफ जो कंपोनेंट आएगा दैट विल बी m ओमेगा स्क्वायर r के cos थीटा का भी cos थीटा, और m ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा का
इधर कंपोनेंट आएगा एम ओमेगा स्क्वायर आर के कॉस थीटा का साइन थीटा। इस फोर्स के कारण इस पार्टिकल की टेंडेंसी होगी जमीन पर यू स्लिप करने की, तो बेटा जमीन इस पर एक स्टैटिक फ्रिक्शन लगा देगा ऐसे, छोटा सा ही बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन है एफ एस। हम चाहें तो कह सकते हैं कि आप पार्टिकल के रेस्पेक्ट में एफ बी डी बना रहे हो तो पार्टिकल रेस्ट पे होना चाहिए। सो दिस स्टैटिक फ्रिक्शन इज एम ओमेगा स्क्वायर आर के कॉस थीटा साइन थीटा, या ऐसे बोल दो कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन 2 थीटा अपॉन 2। ये बेटा हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन, ये बेटा हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन आप बोलोगे सर मुझे तो जी में इंटरेस्ट है, बेटा सब कर लेंगे, जी वगैरह सब कर लेंगे। आप एक बार बेटा इस रेडियल डायरेक्शन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगाओ। आपको सर पार्टिकल के रेस्पेक्ट में एफ बी डी बना रहे हैं तो ऑफ कोर्स नेट फोर्स मस्ट बी जीरो, जितना फोर्स अंदर की तरफ उतना फोर्स बाहर की तरफ। हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि एम जी मस्ट बी इक्वल टू नॉर्मल प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा। नॉर्मल की वैल्यू आ गई है एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा। ये नॉर्मल क्या है बेटा बताता हूं। अगर आपने बेटा इस पार्टिकल को किसी वेइंग मशीन के ऊपर रख दिया है तो वेइंग मशीन ने कोई ना कोई नॉर्मल लगाए, नॉर्मल निकाला है और वो नॉर्मल है ये नॉर्मल एक तरह से आपका एपरेंट वेट है बेटा। क्या है? एपरेंट वेट, मतलब उस वेइंग मशीन की रीडिंग है एक तरह से। तो आप इसको बेटा एपरेंट वेट भी कह सकते हो, आप इसको एपरेंट वेट भी कह सकते हो। तो कोई हमसे पूछे कि एपरेंट वेट का फॉर्मूला क्या, तो आप कह सकते हो दैट इज एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा। इसी एपरेंट वेट को बेटा हम लिख सकते हैं m इंटू जी अपेरेंट या बेटा जी इफेक्टिव, जैसे बोलना चाहिए बेटा बोल दो। और हमारे पास बेटा जी इफेक्टिव की वैल्यू आ गई है बेटा, कितनी वैल्यू आ गई है? g माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा। ये बेटा अपना आ गया जी इफेक्टिव। तो अलग अलग थीटा पर बेटा जी की वैल्यू का हल्का फुल्का डिफरेंस आएगा एंड दिस डिफरेंस इज बेटा जी माइनस, सो बेटा दिस न्यू जी इज जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा। ये बेटा किसका इफेक्ट है? दिस इज इफेक्ट ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। तो आप कह सकते हो कि इस रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण सबसे ज्यादा जो जी आएगा वो बेटा पोल पे आएगा। चेक करो बेटा, पोल पर आप कह सकते हो कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, तो चाहे आपका अपेरेंट वेट हो वो बेटा एम जी ही आएगा, बिकॉज वी नो दैट कि cos 90 इज 0। और आप कह सकते हो कि आपका जो जी इफेक्टिव है बड़ा वो भी जी ही आएगा। इक्वेटर पर बड़ा हम जानते हैं कि सबसे कम आएगा, इक्वेटर पर थीटा की वैल्यू 0 है, तो आपका नॉर्मल या फिर आपका जो एपरेंट वेट था बड़ा उसकी वैल्यू cos 0 इज ऑफ कोर्स 1 एंड नॉर्मल या एपरेंट वेट कम्स आउट टू बी एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर। इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछ बड़ा यहाँ पर जी इफेक्टिव कितना होगा, तो आप बोलोगे सर दैट इज जी माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ये बड़ा हमारा जी इफेक्टिव आ गया बेटा, ये हमारा जी इफेक्टिव आ गया। फेयर इनफ बेटा, ये जी इफेक्टिव आ। अच्छा है बेटा, बढ़िया पॉइंट है, याद रख सकते बेटा इस बात को। चलिए बेटा, एक अंतर और भी है बेटा, वो है कि ये ना अर्थ का जो एग्जैक्ट शेप है वो बड़ा स्फेरिकल नहीं होता। अर्थ की बात कर रहा हूँ बेटा, बाकी प्लैनेट्स के बारे में तो इतना ज़्यादा मैं नहीं बोल सकता, लेकिन अर्थ का जो सरफेस है बेटा वो हल्का सा है ना ऐसे चिपटा हुआ है, मतलब बेटा नॉर्थ साउथ जो है ना वो हल्का सा ऐसे चिपका रखा है, इसलिए ये वाला रेडियस कम आएगा बेटा, ये वाला रेडियस ज़्यादा आएगा। इस कारण से बेटा ये वाला रेडियस कम आएगा, तो नॉर्थ पोल साउथ पोल वाली जो लाइन है वहाँ पर हल्का सा एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी थोड़ा सा ज़्यादा रहता ही रहता है। वहाँ पर आर कम है तो बेटा जी थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, दैट इज़ नियरली बेटा 1.82 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, नॉट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बेटा 1.82 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन हम बेटा सारी कैलकुलेशन बेटा अर्थ को या किसी भी प्लेनेट को परफेक्ट स्फीयर मान के कर रहे हैं। एग्जैक्टली बेटा आपके प्लैनेट्स स्फेरिकल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, हल्का फुल्का बेटा उनमें डिफॉर्मेशन अगर है तो उसके कारण भी जी में हल्के फुल्के अंतर आ सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए बेटा, हम लोग तो बेटा ठीक है अपनी कैलकुलेशन में सबको स्फीयर मान के करते हैं। आगे चलिए बेटा, ये था बेटा अपना एक्सेलरेशन ड्यू टू
ग्रेविटी ये बड़ा किस किस तरह से वेरी करती है, डेप्थ के साथ कैसे वेरी करती है, हाइट के साथ कैसे वेरी करती है, ये सारी बातें बड़ा अपन ने देखी। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी थी बेटा ये सब बातें, इनको सोचना समझना लिखना बड़ा ही हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टास्क तो था ही यार ना। चलिए बेटा नेक्स्ट इज आगे चलते हैं बेटा। आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट इज हेडिंग लिखिए बेटा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। बेटा नेक्स्ट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। जिस तरह से हम लोगों ने बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन किया था, मोर और लेस बेटा वैसे ही हम लोगों को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी डिफाइन करना है। कोई बहुत ज्यादा इसमें हम अंतर लेकर आएंगे नहीं। सुनिए बेटा, मान लीजिए कि कोई सिस्टम ऑफ मासेस है। इन सिस्टम ऑफ मासेस के कारण मुझे किसी पॉइंट P पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफाइन करना है। तो एक काम कीजिए, एक m0 मास को लेके आइए, एक m0 मास को लेके आइए। जिस m0 मास को आप बेटा लेकर आ रहे हो उसे एक नाम दे सकते हैं बेटा टेस्ट मास। और उस m0 मास को लाते गए लाते गए लाते गए लाते गए लाते गए और इस P पॉइंट पर रख दिया हमने m0 मास को। ठीक है ना। नाउ gravitational potential at point P is defined as work done by external agent to bring unit positive mass m0 from infinity to point P slowly। बड़ा मैं फिर से पूरी डेफिनेशन लिखाने के मूड में नहीं हूं। ये एग्जैक्टली डेफिनेशन बड़ा आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लिखा रखी है। बस बड़ा वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स था, बड़ा यहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स है, बड़ा वहां पर चार्ज था, यहां पर मास है। बाकी सारी कहानी बड़ा सेम है। एक m0 मास को इंफिनिटी से यहां पर लाने में कितना वर्डन होगा पर यूनिट दैट मास स्लोली लेकर आना है, तो बड़ा उसे हम बोल देंगे दैट इज पोटेंशियल एट पॉइंट P। सिंपल। या फिर ऐसे बोल दूं, स्लोली अगर लेके आ रहे हो तो पक्की बात है कि एक्सटर्नल एजेंट का वर्डन और आपका ग्रेविटेशनल फील्ड का वर्डन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहा होगा और साइन अपोजिट रहा होगा। तो आप ये भी कह सकते हो कि इट इज बेसिकली नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास टू ब्रिंग दैट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P। माइनस साइन पसंद नहीं है तो आप ये भी कह सकते हो कि दिस इज वर्क डन बाय ग्रेविटी टू ब्रिंग द मास फ्रॉम P टू इंफिनिटी अपॉन m0। जैसे आपको बड़ा पसंद हो वैसे करो, बड़ा मुझे इसमें कोई इशू नहीं। बड़ा दिस इज डेफिनेशन ऑफ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है ना। ग्रेविटेशनल फील्ड के वर्डन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, बड़ा देखना, m0 मास, इस सिस्टम ऑफ मास के कारण बड़ा ग्रेविटेशनल फील्ड बड़ा लेट से Eg, ये तो हो गया बड़ा फोर्स। वर्डन निकालना हो तो डॉट dr माइनस साइन, तो ठीक है बेटा, इंटीग्रेट फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P अपॉन m0 कैंसिल। सो आप ये भी कह सकते हो कि बेटा पोटेंशियल एट पॉइंट P इज माइनस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड डॉट dr फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P। बेटा माइनस पसंद नहीं आपको तो आप लिख दो कि सर दैट इज फ्रॉम P टू इंफिनिटी इंटीग्रेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड डॉट dr। जो पसंद है बेटा वो यूज करो, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको बेटा ये नाम भी सिखा रखा था। मैंने इसका एक नाम बताया था आप लोग अगर आपको याद हो तो, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सॉरी बेटा, लाइन इंटीग्रल ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। दिस टर्म इज ऑल्सो नोन एज बेटा, सॉरी बेटा, दिस होल टर्म इज नोन एज लाइन इंटीग्रल ऑफ gravitational field, but this is line integral of gravitational field. I hope that's okay. यहां से बड़ा आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में कोई भी बात समझ में आई हो, कोई बड़ा आपको बात लगी हो, वो सारे के सारे लिखें। सबसे पहली बात, यूनिट ऑफ कोर्स जूल पर केजी,
ऊपर वर्क डन है तो जूल पर केजी, ये भी स्केलर, ये भी स्केलर, पोटेंशियल इज गोइंग टू बी स्केलर। हम बेटा इन्फिनिटी पर पोटेंशियल जीरो मानेंगे, बेटा ठीक है, अपना अजम्पशन ही मानेंगे। नेक्स्ट इज डायमेंशन। वर्क की डायमेंशन हम जानते हैं ml2 t-2, मास से डिवाइड किया, थोड़ा मास मास निपट गए और हमारे पास डायमेंशन आ गई L2 t-2। हमारे पास आ गई बेटा कितनी, L2 t-2। ये बड़ा हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बेसिक बात है। हमने अभी तक कोई निकाली या याद नहीं किए, निकाल भी लेंगे बेटा, लेकिन ये बेसिक बातें हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की। आगे चलते हैं बेटा। सबसे पहले हम पॉइंट मास की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल याद करेंगे, और अगर एक बार वो याद होगी बेटा फिर तो हम आगे तो हम सब निपट लेंगे यार, आगे तो हमें सब आता है, सब निपट लेंगे। चलिए बेटा, नेक्स्ट इज हेडिंग लिखो बच्चों, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास। पॉइंट मास के कारण बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैसा होगा, चलो बेटा डिस्कस करते हैं। बेटा मान लीजिए कि ये आपके पास कोई पॉइंट मास है बेटा, और इस पॉइंट मास के कारण मुझे किसी r डिस्टेंस पर बड़ा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लिखना है। बेटा मैंने उसको वीपी लिख दिया बेटा, ठीक, एक ही बात बेटा, कोई दिक्कत नहीं। निकालना है बड़ा, निकालते हैं। सबसे पहले बेटा एक m नॉट मास लीजिए और इस m नॉट मास को चलाते 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 इन्फिनिटी से यहां लेके आइए। इन्फिनिटी से अगर आप यहां लेकर आओगे तो ऑफ कोर्स बेटा आपका जो एक्सटर्नल एजेंट होगा, ये m मास इस m नॉट मास को इधर की तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा इस तरफ। तो ये m मास इस m नॉट मास को अट्रैक्ट करेगा इस तरफ, तो एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स ऑफ कोर्स बेटा बाहर की तरफ होगा, क्योंकि हम इसको कैसे लेके आना चाहते हैं, स्लोली। तो जितना फोर्स अंदर बेटा उतना ही फोर्स बाहर, तो बेटा हम है ना ऐसे बेटा एक्सटर्नल एजेंट बेटा बाहर की तरफ। इन्फिनिटी से अगर यहां तक लेके आऊंगा तो पक्की बात है कि ग्रेविटी का जो वर्क डन है बेटा वो तो आएगा पॉजिटिव, और एक्सटर्नल एजेंट का बड़ा वर्क डन जो बड़ा हुआ आएगा नेगेटिव। हम इंटीग्रेशन से बड़ा आराम से वर्क डन निकाल सकते हैं। हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला है नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट डिवाइड बाय m नॉट। सॉरी बेटा, नेगेटिव नहीं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन खुद नेगेटिव अपॉन मास, बेटा कुल मिलाकर पोटेंशियल आ जाएगा नेगेटिव। ग्रेविटी का वर्क डन बेटा याद करो, हमने लिखा दैट इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी अपॉन m नॉट। ग्रेविटी का वर्क डन बेटा पॉजिटिव है, लेकिन बाहर साइन क्या है माइनस, बेटा कुल मिलाकर पोटेंशियल आ जाएगा नेगेटिव। हम बेटा ये वर्क डन पहले भी बेटा निकाल चुके हैं, इंटीग्रेट करके भी निकाल चुके हैं। मैं सीधा लिख रहा हूं बेटा दिस पोटेंशियल विल बी माइनस gm अपॉन r। कुल मिलाकर बेटा आपका जो पोटेंशियल आएगा बेटा इस तरह से नेगेटिव आएगा। इस पॉइंट पी पर बेटा जो पोटेंशियल आएगा बेटा दैट विल बी माइनस gm अपॉन r। नेगेटिव बेटा पोटेंशियल क्यों आ गया आप समझिए, वहां से लेकर यहां तक लाने में एक्सटर्नल एजेंट का वर्डन है नेगेटिव, दैट वर्डन अपॉन m नॉट, ऑफ कोर्स पोटेंशियल शुड बी नेगेटिव। तो कोई हमसे पूछ ले कि पॉइंट पी की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैसे लिखोगे, तो बड़ा हमने लिख ही दिया है, और इसका बड़ा सेपरेशन के साथ कैसे वेरी करोगे, तो आप लिख सकते हो कि इट विल बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बस बेटा ध्यान रखना कि बेटा पोटेंशियल पॉजिटिव नहीं, बेटा पोटेंशियल नेगेटिव है। हाँ ये जरूर है कि बेटा पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन फ्रॉम द मास। ये बेटा आपका पोटेंशियल है, एंड दिस पोटेंशियल इज नेगेटिव। बेटा दिस पोटेंशियल इज नेगेटिव। नेगेटिव आना बेटा कोई बहुत ऐसी अजीब बात है भी नहीं। जैसे m मास के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड है अंदर की तरफ, नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी हुआ करती थी अंदर की तरफ, तो नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेगेटिव आता था, तो ऑफ कोर्स मास की वजह से भी बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नेगेटिव ही आएगा। तो बेटा बिल्कुल जैसे नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था, वैसे ही m मास के कारण आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। फॉर्मूला वगैरह बेटा काफी हद तक वैसा का वैसे वापस से आ गया, बस आप लोगों ने रिप्लेस कर दिया है किसको, बेटा k को रिप्लेस कर दिया है माइनस g से।
वहाँ पर बेटा हम पोटेंशियल याद क्या करते थे KQ/R। बेटा यहाँ पर अपने K को रिप्लेस कर दिया -G से, Q को रिप्लेस कर दिया M से, और पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया -GM/R। ये बेटा हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला है। बाकी बेटा ठीक है, आप जानते हैं कि अगर हमें इसकी वजह से पोटेंशियल आता है तो हम बड़े आराम से सारे के सारे पोटेंशियल्स वगैरह लिख सकते हैं। अगर मान लें आपके पास बहुत बड़ा सिस्टम हो और उसकी वजह से पोटेंशियल लिखना हो तो हर एक की वजह से पोटेंशियल लिखो और जोड़ दो। और पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए जोड़ने, घटाने, गुणा करने, भाग करने में वैसे कोई इशू नहीं है बेटा। इट विल फॉलो द स्केलर अलजेब्रा। ये बेटा स्केलर अलजेब्रा को फॉलो करेगा, इसलिए वैसे कोई इशू तो आएगा नहीं। जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आपके पास बेटा ऐसे एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर की वर्टिसेस पर बड़ा कुछ मास पड़े, ये m मास, ये 2m मास, ये m मास, ये 3m मास। स्क्वायर की जो लेंथ है बड़ा वो l है, और ये दोनों स्क्वायर के डायगोनल्स हैं। ये बेटा कोई पॉइंट है O। फाइंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट O। बेटा पॉइंट O पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकाल दो यार। बेटा पॉइंट O पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है, अभी निकाल लेंगे बेटा। ये बेटा O पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स है, तो बेटा ये डिस्टेंस आपकी L/√2, ये डिस्टेंस बेटा आपकी L/√2, ये भी L/√2, ये भी L/√2। इस m मास के कारण यहां पर पोटेंशियल आएगा -GM/L/√2। इस 2m मास की वजह से आएगा -G2m/L/√2। इस m मास की वजह से आएगा -GM/L/√2। इसकी वजह से आएगा -G3m/L/√2। इसको मैं ये भी लिख सकता हूं -G/L/√2। बेटा मास ऐड करना, m 2m3 3n4 4n3 7 ऐसे बेटा हम आंसर लिख सकते हैं। इस आंसर को हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे बेटा, कैसे कि इस पॉइंट O से कुल मिलाकर 7m मास जो है वो L/√2 डिस्टेंस पे है। m 2m 3m 3n बड़ा 4m 4n3 बड़ा कितना 7m, कुल मिलाकर 7m मास और सारा का सारा 7m मास इस O पॉइंट्स बेटा कितने डिस्टेंस पे L/√2। एंड वी डजंट केयर कि बेटा वो L/√2 इधर है उधर है, क्या फर्क पड़ता है। अगर 7m मास L/√2 डिस्टेंस पर तो हम सीधा पोटेंशियल लिख सकते हैं -G मास अपॉन डिस्टेंस। वो मास कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, क्या डिस्ट्रीब्यूट है बेटा, मैं कोई खास चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर सारा मास 7m है और सारा मास अगर L/√2 डिस्टेंस पर है तो हम सीधा लिख सकते हैं -G टोटल मास अपॉन L/√2। तो बड़ा हमारा आंसर बड़े आराम से बड़ा वही आ जाएगा -7√2 GM/L। ये आंसर आ गया बस। तो इस तरह से अगर मान लीजिए कोई सिस्टम ऑफ मासेस हो तो हम बड़े आराम से बड़ा उनकी वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं। बिल्कुल वैसे ही जैसे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण पोटेंशियल निकाल रहे थे बेटा, वैसे हम यहाँ पर सॉरी बेटा चार्ज पार्टिकल्स हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकाल रहे थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे थे, वैसे ही मासेस के कारण हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी बड़े आराम से निकाल सकते हैं। इसमें कोई इश्यू नहीं आना चाहिए, ठीक है। आगे चलिए बेटा, नेक्स्ट इज बेटा आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू रिंग। बेटा कोई रिंग है और उसके कारण ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है बेटा, हम एक्सिस पर निकाल रहे हैं। सुनना बेटा, ये आपके पास बेटा कोई रिंग ऐसे, इसके पास बेटा मास m है, रेडियस r है। बेटा मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो ऐसा जरूरी नहीं है बेटा, आंसर सेम ही आएगा। और मुझे ना एक्सिस पर x डिस्टेंस पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बस कोई डायरेक्शन नहीं होगी बेटा, बस निकालना है।
तो आप कहोगे कि सर यहां पर एक छोटा सा डीएम मास ले लेते हैं और इस डीएम मास की इस पॉइंट से डिस्टेंस लिख देते हैं। इस डीएम मास की डिस्टेंस होगी रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से यहां पर कोई ना कोई डीएम मास होगा, इस डीएम मास की डिस्टेंस भी होगी बेटा रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे बेटा कोई यहां पर डीएम मास, इस डीएम मास की डिस्टेंस भी रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो हर डीएम मास जो है बेटा वो यहां से रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिस्टेंस ही दूर है। तो आप कह सकते हो कि छोटा सा पोटेंशियल आएगा इस डीएम मास की वजह से और वो आएगा माइनस जी, इसका मास डीएम अपॉन डिस्टेंस। बेटा व्हाट्स द डिस्टेंस, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सर नेट पोटेंशियल निकालना है तो बेटा छोटे छोटे पोटेंशियल निकाल लो और जोड़ दो, माइनस जी बाहर, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। बेटा डीएम 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 सारा का सारा मास जोड़ोगे तो एम ही आएगा। सो द आंसर कम्स आउट टू बी माइनस जी एम अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ले बेटा ये हमारे पास बड़ा पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया एज फॉर्म ऑफ एक्स। बट ऐसा ही फॉर्मूला बेटा हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक में के क्यू अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और इस फॉर्मूले को सोचना बेटा कितना आसान काम था। आप ऐसे कह सकते हो कि सर सारा का सारा एम मास जो है वो इस पॉइंट से तो रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिस्टेंस से दूर है, चाहे इधर हो चाहे इधर हो चाहे इधर हो। तो सीधा लिख दो माइनस जी एम अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस इज बेटा रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सेंटर पर पोटेंशियल कितना होगा, आप कह सकते हो कि सेंटर पर पोटेंशियल होगा बेटा एक्स को 0 रख दो तो माइनस जी एम अपॉन आर। फिर जैसे 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 दूर जाओगे पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड लगातार घटता जाएगा। वैसे बेटा बाहर साइन माइनस लगा है इसलिए मैग्नीट्यूड बोल रहा हूं। तो आप कह सकते हो कि अगर कोई मुझसे पोटेंशियल वर्सेस एक्स ग्राफ पूछेगा तो मैं बड़े आराम से बोल दूंगा कि x इक्वल्स टू 0, मतलब सेंटर पर तो पोटेंशियल ठीक है, बाकी बेटा ऐसे लगातार पोटेंशियल घटता रहेगा। सेंटर पर जो पोटेंशियल बेटा दैट इज माइनस जी एम अपॉन आर। बेटा पोटेंशियल घटना कैसे बोल रहा हूं, मैग्नीट्यूड, अदरवाइज थोड़ा ठीक हो नेगेटिव साइन है इसलिए बढ़ ही रहा है, बट है ना ऐसा कह सकते हैं। ये बड़ा फॉर्मूला है। आई होप दैट्स ओके। यहां तो बड़ा आपको हो ही गया होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली वही फॉर्मूला आ गया जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में था। आगे चलिए बेटा, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म डिस्क। यूनिफॉर्म डिस्क के कारण बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना आएगा अभी देखते हैं बेटा, अभी देखते हैं हो जाएगा अपन से। जो भी आएगा बड़ा अपन को याद रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम बार बार निकालने बैठ जाएंगे, ठीक है। अपने पास तो थोड़ा टाइम है इसलिए निकाल रहे हैं, लेकिन अपन को तो याद रखना है, ठीक है। देयर इज ए यूनिफॉर्म डिस्क ऐसे बड़ा यूनिफॉर्म डिस्क है, ये बड़ा इसकी एक्सिस है, ये बड़ा इसका रेडियस कैपिटल आर है, मास बड़ा इसका कैपिटल एम है, सिग्मा हो जाएगा बड़ा ऑफ कोर्स कैपिटल एम अपॉन पाई आर स्क्वायर। और इस डिस्क की एक्सिस पर यहां कहीं बड़ा एक्स डिस्टेंस दूर मुझे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है और याद करना है। आखिर में याद ही करना है बेटा, क्या करेंगे बेटा, कैसे एलिमेंट्स यूज करते हैं आप लोग जानते हो बेटा। यहां से स्मॉल आर डिस्टेंस पे जाओ बेटा, यहां से स्मॉल आर डिस्टेंस पे जाओ, ऐसे कट लगाओ तो इसके पास बड़ा डी आर ये विड्थ आएगी, इसका छोटा सा मास आएगा डीएम। ये डीएम बड़ा हम लोगों को लिखना आता है एम अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू इसका छोटा सा एरिया। बड़ा एरिया हम कई बार लिख चुके हैं पहले से, दिस एरिया इज 2 पाई आर इंटू डी आर। ये एक एलिमेंटल रिंग आ गई है। इस रिंग के कारण क्या हम x डिस्टेंस दूर पोटेंशियल लिख सकते हैं? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल, वो पोटेंशियल आएगा बड़ा, क्या फॉर्मूला था, माइनस जी इसका मास dm अपॉन रूट ऑफ
रेडियस का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, दैट इज माइनस जी बड़ा मास। डीएम को बड़ा मैं क्या लिख सकता हूं, बड़ा पाई से पाई निपट गया, डीएम को लिख देंगे एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू 2RdR अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सर मुझे नेट पोटेंशियल निकालना है, नेट पोटेंशियल निकालना है, तो ऐसी बड़ा बहुत सारे रिंग्स लेता है जिनकी रेडियस बड़ा वेरी करेगी, जीरो से चलते 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 कैपिटल आर तक, और सबकी वजह से पोटेंशियल लिखता है और जोड़ ले। और पोटेंशियल को जोड़ते वक्त हम इस बात की चिंता करेंगे नहीं कि डायरेक्शन क्या है क्या नहीं है, डायरेक्शन बड़ा वही रहेगी, फिक्स ही रहेगी। डायरेक्शन क्या फिक्स रहेगी बेटा, तो स्केलर क्वांटिटी है, कोई डायरेक्शन वाली चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, हम सीधा लिख सकते हैं। तो आप कह सकते हो कि नेट पोटेंशियल विल बी बेटा बताना -2 बाहर, कैपिटल जी बाहर, एम बाहर, आर बाहर नहीं बेटा, आर ही तो वेरी कर रहा है, नीचे वाला कैपिटल आर स्क्वायर बाहर। बेटा चेक कर लो सही बाहर निकाला, 2GM अपॉन आर स्क्वायर। अंदर बेटा मेरे पास बच गया RdR अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बेटा वेरी एक्स नहीं कर रहा है, बेटा वेरी तो आर कर रहा है, और आर कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 0 से कैपिटल आर। एंड एज यू नो इट वेरी वेल कि बेटा ये वाला इंटीग्रेशन कई बार पहले कर चुके हैं, लेकिन चलो फिर से कर लेते हैं। बेटा ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, अभी कर लेते हैं। बेटा हमें इंटीग्रेट करना है RdR अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक काम करो बेटा, इस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर लिख दो, डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2RdR, एक्स स्क्वायर तो कॉन्स्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t dt, 2 से 2 कैंसिल, RdR को मैंने लिख दिया है t dt, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को लिख दिया t, dt का इंटीग्रेशन आएगा t को बेटा वापस से लिख दो रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बेटा बार बार इसका इंटीग्रेशन ये आता है बेटा, ये आपको करने की जरूरत नहीं है बेटा, याद हो गया होगा बेटा आप लोगों तब तो आप कह सकते हो कि दिस इज बेसिकली -2GM अपॉन आर स्क्वायर इंटू बेटा व्हाट्स द इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन इज रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर। तो हमारे पास बेटा इस पॉइंट पर पोटेंशियल आ गया -GM, सॉरी बेटा -2GM अपॉन आर स्क्वायर इंटू बेटा स्मॉल आर को कैपिटल आर लिखना, तो कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस बेटा अब आर को 0 रखना माइनस एक्स। ये बेटा आपका पोटेंशियल आ गया, बेटा ये आपका पोटेंशियल। अच्छा फॉर्मूला है बेटा, चाहो तो याद कर सकते हो। हालांकि मैं ये जरूर कहूँगा कि बेटा ये वाला फॉर्मूला अपने ग्रेविटेशन में तो बेटा शायद ही कभी काम आए, बट वी नेवर नो कि ना IIT JEE एडवांस वाले क्या पूछ लें यार, है ना। तो हो सकता है बेटा कभी डिस्क पे सवाल पूछ ही लिया और पोटेंशियल का यूज़ आ गया, तो फॉर्मूला याद रहेगा तो हमें हल्की सी सहूलियत रहेगी। ना याद होगा तो ऐसा तो नहीं सवाल छोड़ देंगे, ये सारा प्रोसेस करना पड़ेगा बेटा, और क्या। तो आप ऐसा मान सकते हो कि अगर याद रहे तो मैं हल्का सा फ़ायदा तो है, ठीक है। वैसे बेटा ये फॉर्मूला मुझे ठीक है, बढ़िया लगा, लेकिन है ना आप इसमें है ना एक काम कर सकते हो बेटा, इसको रैशनलाइज और कर लो एक बार, देखते हैं बेटा कोई अच्छा एक्सप्रेशन बन के आता है क्या। इसको रैशनलाइज और कर लो और देखो बेटा क्या एक्सप्रेशन आता है, दैट इज -2GM अपॉन आर स्क्वायर इंटू बेटा रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। बेटा बार रैशनलाइज करना, देखना बेटा क्या आंसर आया। बेटा मेरे पास आ गया पोटेंशियल, बेटा यहाँ लिख दूँ यार, ठीक है सर तुम तो देख रहे हो। बेटा V इज इक्वल्स टू -2GM अपॉन आर स्क्वायर इंटू बेटा रैशनलाइज किया तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ऊपर तो बेटा आर स्क्वायर बच गया और नीचे बेटा इस सारा रायता बच ही गया है। क्या है रायते में बेटा, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। बेटा आर स्क्वायर कैंसिल,
तो डिस्क का फॉर्मूला ये तो बढ़िया था ही बेटा, एक और आ गया, v इज इक्वल्स टू -2gm अपॉन रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ले बेटा, ये तेरे पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया। अब बच्चे सोच रहे हैं सर ये वाला याद करें या ये वाला याद करें। बेटा कोई सा याद कर लो, आपका सवाल तो बन ही जाएगा, दोनों से बन जाएगा भाई। सवाल में थोड़ा कोई पोटेंशियल काम आएगा कहीं ना कहीं, एक्स की कोई वैल्यू दे रखी होगी, वो तो बेटा चाहे ये वाला यूज़ कर लो चाहे ये वाला यूज़ कर लो, दोनों से बन जाएगा। बट फिर सर आपने दोनों की बताए, एक बताए थे सर मैं याद करना आसान रहता। बट मैंने दोनों इसलिए बताया क्योंकि ये तो ऑफ कोर्स सॉल्व करते करते आए, ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि इसमें मुझे ये बताना थोड़ा मेरे लिए आसान है आप लोगों को कि जैसे जैसे x बढ़ेगा, जैसे जैसे दूर जाओगे डिस्क से, वैसे वैसे डिनोमिनेटर बढ़ेगा, और डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड, मतलब बेटा माइनस साइन के अलावा जो टर्म है वो लगातार घटेगी। ये बताना मेरे लिए बेटा इसमें थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि इतनी लिमिट्स वगैरह बेटा मेरे को नहीं आती। मैं थोड़ा ऐसे सिंपल एक्सप्रेशन वगैरह से ही जज कर पाता हूँ कि कैसे कैसे पोटेंशियल बढ़ेंगे और घटेंगे। तो पोटेंशियल किस तरह से वेरी किया है इसको हम बड़े आराम से बड़ा इस तरह से जज कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आई होप दैट्स ओके। अब कोई मुझसे पूछ ले कि सर ये पोटेंशियल x के साथ कैसे वेरी कर रहा है, तो मैं कहूँगा कि बेटा ये रहा आपका पोटेंशियल और ये रही बेटा डिस्क के सेंटर से दूरी। x को 0 पुट करेगा तो ये निपटा, पोटेंशियल की वैल्यू आ गई है -2gm/r। फिर जैसे जैसे आप दूर जाओगे बेटा, इसमें भी अगर आप x को 0 रखते बेटा वही आता -2gm/r। फिर जैसे जैसे दूर जाओगे वैसे वैसे पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड लगातार घटता जाएगा एंड ऑफ कोर्स x टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पर बेटा आपका पोटेंशियल टेंडिंग टुवर्ड 0 हो जाता है। तो बेटा ऐसे मैग्नीट्यूड वाइज आप कह सकते हो कि पोटेंशियल लगातार इस तरह से घट रहा है। बेटा दिस इज -2gm/r। बेटा दिस इज द पोटेंशियल एट जस्ट नियर बाय पॉइंट, और दूर जाओगे तो लगातार इस तरह से बेटा पोटेंशियल्स आपके चेंज होंगे। ठीक है बेटा, बढ़िया काम है। आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट इज, अच्छा बेटा एक बात और, हाँ अगर मान लो इसी सवाल के अंदर बेटा मान लो बेटा ऐसा होता कि ये डिस्क है और उसमें कैविटी है, और कैविटी का रेडियस है r1 और डिस्क का रेडियस है r2, और फिर कोई मुझसे पूछ ले कि सर x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, मान लो बेटा पूछ ले, तो इस तरह के सवाल अगेन बेटा हमने इलेक्ट्रो में तो किए थे, यहाँ फिर से कर सकते हो। एक तो बेटा ये बिल्कुल बेसिक तरीका, इसमें तुम जानते हो एक तो सिग्मा चेंज हो जाएगा आपका। अगर आप बोलोगे सर m मास फैला हुआ तो आप बोलो सर सिग्मा आएगा m अपॉन बेटा ये वाला एरिया, इस एरिया को हम लिख सकते हैं πr2 का स्क्वायर माइनस πr1 का स्क्वायर। तो एक तो बेटा सिग्मा चेंज हो गया, और दूसरा बेटा अंतर ये पड़ेगा कि जो तूने रिंग मानकर इंटीग्रेट किया था उनका रेडियस बेटा 0 से r2 तक वेरी नहीं करेगा, उनका रेडियस बेटा सिर्फ और सिर्फ r1 से r2 तक वेरी करेगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका जैसे मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ वही तरीका बेटा तुम वापस से आगे रेप्लिकेट कर सकते हो कि जहाँ पर आपकी कैविटी है ना, वहाँ पर एक बार हम जानते हैं कि वहाँ पर तो बड़ा मास पर यूनिट एरिया 0 है, वहाँ पर एक बार सिग्मा एक बार माइनस सिग्मा लिख दो, तो बड़ा बड़े आराम से हम उसका पोटेंशियल निकाल सकते हैं। लेकिन बेटा ठीक है उस सवाल का रिपीटेशन हो जाएगा, इसलिए हमें ज़रूरत नहीं है, और ना ही बेटा इस तरीके से सवाल की कोई हमें ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आया तो आप कह सकते हो कि सर बिल्कुल सवाल वैसे ही हो जाएगा जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर सवाल बनता था। तो बेटा यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बेटा ये वाला फॉर्मूला जो है बेटा वो याद रखोगे, है ना। बेटा फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो बेटा हमारी थोड़ी सी सहूलियत तो रहेगी है ना। बेटा थोड़ा सा फायदा तो अपन को रहेगा ही रहेगा। ठीक है बेटा, फॉर्मूला बेटा याद ही रखना है। इस फॉर्मूले में बेटा कुछ खास अपन चेंज कर नहीं सकते, फॉर्मूला याद रहेगा तो बड़ा अच्छी बात है, ना फॉर्मूला याद रहे तो बेटा ठीक है, फिर तो बेटा पूरा अपन को डेरिवेशन करनी ही पड़ेगी। चलिए बच्चों नेक्स्ट इज बेटा अभी तो थोड़ा सा और पढ़ना बच गया, शीट बेटा उसके बाद में देंगे आपको, है ना। एक बार बेटा ना सारा काम इलेक्ट्रिक फील्ड का और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सारा कंपेरिजन वाला काम निपट जाए, केपलर्स लॉ से पहले तक सारा का सारा काम निपट जाए, उसके बाद बेटा हम सवाल आपको दे पाएंगे। ठीक है, तो आप एक बार ना वही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की शीट निपटाओ, टाइम है ही बेटा आपके पास एक बार तो है ना, तो उसकी शीट निपटाओ बेटा, फिर ग्रेविटेशन का होमवर्क आपको कल देंगे, है ना।